पहलवान सास। मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी, नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हो तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ हाँ मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल, ज्यादा बक बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक आप दो औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो? तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है। अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ हाँ, आप ज्यादा ना 30 मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहां आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहां हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अब लड़ते क्या कर लोगी? अरे जा भेजा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है, तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना।
आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। हाँ? ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जाग गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी। गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ। ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे, क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत, एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था। आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसे बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहां चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है,
ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस स्नेहा, मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो, मेरी पत्नी हो तुम। जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। माँ, बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले, और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है, और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गंवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है।